कंसाइजनेस मींस एक्यूरेसी। तो अभी एक्यूरेसी मतलब क्या है? सही वर्ड्स यूज करना। So communicating with what you want to convey in least possible words without forgetting the C's of communication, यानी जो बेसिकली प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स को भूले बिना सही वर्ड्स यूज करके, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स नहीं, बहुत मिनिमम वर्ड्स यूज करना और बेसिक लैंग्वेज यूज करना ताकि मैसेज कन्वे कर सके। Conciseness is necessary for effective communication. Concise communication has the following features. तो कंसाइजनेस बहुत जरूरी है और उसके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में हम लोग देखने को ट्राई करते हैं। इट इज बोथ टाइम सेविंग एज वेल एज कॉस्ट सेविंग। टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग का तो लॉजिक इसके अंदर प्रॉपर डिटेल ऐसा, कॉस्ट सेविंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है? अगर मीनिंग समझ में नहीं आया सामने वाले को तो उसको कुछ गिफ्ट करना पड़ता है उसको समझाने के लिए कि भाई मुझे एग्जैक्टली क्या करके चाहिए, वो एक एग्जांपल था। एंड रिगार्डिंग टाइम सेविंग, अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल अननेसेसरी डालने को चालू करते हो तो सामने वाला पक जाएगा, तो दैट शुड नॉट हैपन। तो those meanings has to be conveyed in a better, nicer way. Followed. Next, it underlines and highlights the main message as it avoids using excessive and needless words. So basically अंडरलाइन और हाईलाइट करता है मेन मैसेज को और अवॉइड करता है अनवांटेड वर्ड्स। कंसाइसनेस है, मतलब अगर आप कंसाइस रहते हो, टू द पॉइंट रहते हो, एक्यूरेट बात करने को ट्राई करते हो, तो आपके अनवांटेड वर्ड्स की यूज करने की जरूरत या अनवांटेड एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इट प्रोवाइड्स शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस। ऑडियंस को हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे और एसेंशियल मैसेज ही देंगे ताकि वो लोग हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो समझ पाए। ऑडियंस कोई भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारा कलीग हो सकता है, या हमारे कॉर्पोरेट वाले तो सीनियर्स होते हैं वो हो सकते हैं, इट कैन बी एनीवन। कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव टू द ऑडियंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और छोटे जो मैसेजेस होते हैं शॉर्ट में, लेकिन जो बोलना चाहिए वो पूरा बोल दिया उसके अंदर यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये ज्यादा अपीलिंग होता है। आप अनवांटेड अपीलिंग वाले मैसेज डालते हो, जैसे अभी आप मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बहुत अननेसेसरी बोलते हैं ना, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देने को ट्राई करते हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये अनवांटेड एक्सप्लेनेशन देने को ट्राई क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है कि उसको क्या बोलना है। समझ में आ रहा है? ये नहीं सोचेगा कि मुझे समझाने को ट्राई कर रहा है, क्योंकि हम लोग को सामने वाले को एकदम डम्बेस्ट डम पकड़ के चलने का हम लोग सोचते हैं, तो हम लोग उसके अंदर फिर अननेसेसरी डिटेल्स भी ऐड करने को चालू करते हैं, पर हमको पता नहीं चलता है कि कितना प्रपोर्शन सही है कितना नहीं है, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के थ्रू ही सेट होगा। कंसाइज मैसेज इज नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। जो एक्यूरेट मैसेज होता है ना, उसको हम लोग बार बार रिपीट नहीं करते, रिपीटेशन उसका वैल्यू कम कर देता है। अंडरस्टूड? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन इंप्लाइज बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन फजी एंड जनरल। तो कॉन्क्रीटनेस यानी स्ट्रॉन्ग मैसेज ऐसा, तो पर्टिकुलर और क्लियर होता है, फजी यानी अनक्लियर या जनरल ऐसा नहीं होता, स्पेसिफिक रहता है। जनरल यानी क्या? सार्वजनिक तरीके से, और पर्टिकुलर मतलब क्या? जो ऑडियंस को आप टारगेट करके बात कर रहे हो, ऐसे। कॉन्क्रीटनेस स्ट्रेंथन्स द कॉन्फिडेंस। कॉन्क्रीट मैसेज एज द फॉलोइंग फिगर्स। तो कॉन्क्रीट मैसेज कॉन्फिडेंस लाएगा। किसके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा? हमारे अंदर नहीं लाएगा, हम लोग तो बात करने को ट्राई करें ना, सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा आपके और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या आपके प्रोडक्ट को आप जो बोलने को ट्राई कर रहे हो समझने के लिए, एक्सेट्रा। इट इज सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। सही फैक्ट और फिगर यूज करेंगे तो लॉजिकल तरीके से वो मैसेज पहुंचाया जाएगा। एग्जाम्पल देते देखो, जैसे एप्पल अभी रिसेंटली उसने कुछ लैपटॉप लॉन्च किया, उनका खुद का बनाया हुआ चिप। अभी वो कोई भी एप्पल का मैकबुक क्यों खरीदेगा, उसके पीछे का लॉजिक समझो। टेक्निकली स्पीकिंग इट इज वेरी हाईली एक्सपेंसिव, पर फिर भी कोई बंदा या बंदी उसको क्यों लेगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो वो लोग ने क्या किया, उन लोग ने ये डिस्कस कर लिया कि इट इज ग्राफिकल जो प्रोसेसिंग होता है उस लैपटॉप में, जो नॉर्मली एनिमेटर्स को लगता है या मूवी मेकर्स को लगता है, वो चीजें इज 3 टाइम्स फास्टर देन इट्स प्रीवियस लैपटॉप, और वर्ल्ड में सबसे फास्टर। नंबर्स दे दिया, नंबर्स, फैक्ट दे दिया, फिगर्स दे दिया। क्लियर है ना? अरे इससे तेज कुछ भी नहीं है, मतलब यही लेना है, मतलब ये अटकेगा नहीं, जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसके अंदर हैंग नहीं होगा विंडोज के पीसीस की तरह, ऐसे।
तो इट इज गिविंग दैट एग्जाम्पल विच विल यू नो। तो लॉजिक समझा क्या हो, जो वो बात करते वक्त जो फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए, शेयर करने चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका खरीदने का, ऐसे। नेक्स्ट, सो उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इट इज सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड रेपुटेशन, इंपॉर्टेंट वन। तो ये जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं ना, वो क्लियर रहते हैं और रेपुटेशन बिल्डिंग होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा, अगर आप इफ यू हैव गॉट टाइम, क्या कर सकते हो आप मालूम है, अगर फुर्सत है तो वाइल ट्रैवलिंग एंड ऑल यू कैन डू दैट। एप्पल का जो पहला प्रोडक्ट, मतलब आईफोन का जो फर्स्ट लॉन्च था ना, उसका वीडियो देखने को ट्राई करो यूट्यूब पे। फर्स्ट जो उनका प्रेजेंटेशन था, वो वीडियो देखने को ट्राई करो, हाउ कन्विंसिंग दोज पीपल टॉक। तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ दोज अप्रोप्रिएट वर्ड्स और फैक्ट्स और फिगर्स कितना मायने रखता है ये चीजें। आप वो सुनोगे ना, आपको ऐसा लगेगा अभी कल मेरे को जाके फोन लेना है एप्पल का। ऐसा है नहीं, वो सब सेकेंडरी चीज है अपना अपना कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इट विल एक्चुअली मेक यू बिलीव यार दिस इज इट, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस, ऐसा। मतलब एक पर्सनलाइज्ड चीजों के अंदर ऐसा माना जाता है कि उससे बेटर कुछ नहीं। तो वो सीखना चाहिए आप लोगों ने। जो बड़े बड़े स्पीच गिवर्स लोग होते हैं, जो अच्छा अच्छा बात करते हैं, उनके बारे में। इवन अब्दुल कलाम के अगर आप स्पीच सुनते हो कहीं पे, इफ इज गोइंग इंटरनेशनल लेवल्स पे, जहाँ पे भी जाते जिधर बात करते हैं, द वे ही स्पीक्स, इट इज फैंटास्टिक। तो दैट इज हाउ वन शुड बिल्ड अप देयर ओन कम्युनिकेशन स्किल। ऐसे सीख के ही सीखो, मतलब सीख के ही सीखोगे, पहले से आने वाला नहीं है। तो उसके अंदर आप एफर्ट कितना लेते हो ना, वही कम्युनिकेशन आप पे, मतलब उसके ऊपर ही बेस्ड आपका आगे का करियर रहेगा। आपने खुद के ऊपर, अगर खुद के ऊपर कुछ वर्कआउट नहीं किया है, जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं, अच्छा दिखने के लिए आप क्या करते हो, अच्छा मेकअप अप्लाई करते हो, या जो भी है, कपड़े अच्छे पहनते हो, या वेल बिहेव्ड रहते हो, पर ये आपका ऊपर का अपीयरेंस है, पर आप अंदर से क्या हो, वो कैसे मालूम पड़ेगा, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग। सूट बूट पे कोई आ गया कोई शादी में, ठीक है, और बात करने को चालू किया तो ऐसा लग गया अरे तो देहाती निकला, तो वो नहीं हो जाना चाहिए। दैट इज हाउ वन शुड improve themselves, each and every one of you, not just even I should do, everyone should do the same thing. तो ये लर्निंग प्रोसेस होता है, इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी वन। यू, आप लोग हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, अप्लाइज टू एवरी सिंगल पर्सन। सो इस तरह से वर्ड्स यूज करना चाहिए जो क्लियर हो और आपका रेपुटेशन बनाए, सामने वाला आपका उसके बाद रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा। तो वन हैज टू बी वेरी अंडरस्टैंडेबल और वेरी कंसाइज और वेरी concrete about the things that you are trying to convey. Concrete messages are not misinterpreted. Concrete जो आपका मैसेज रहता है ना, उसको मिस इंटरप्रेट कोई नहीं करता। जो स्ट्रॉन्ग मैसेज रहेगा सही फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, उसको कोई गलत समझ ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि उसका मीनिंग को अलग निकाल देगा, गलत निकाल देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपने, क्यों ऐसा बोला जाता है, एग्जाम्पल देता हूं मैं। ये इंपरेटिव टाइप के सेंटेंस है, ऑर्डर टाइप के सेंटेंस। बोल दिया ना वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लैपटॉप है, उसके आगे आर्ग्यूमेंट क्या बचा, एग्जाम्पल समझा। समवन व्हेन इट इज प्रूवन कि भाई वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लैपटॉप है, मतलब बात ही खत्म हो गया, देयर इज नो अदर क्वेश्चन। तो मिस इंटरप्रेट, तो उसका अलग मतलब निकालने का तो लॉजिक ही बनता नहीं है, अनलेस प्रूवन रॉन्ग, इंपॉर्टेंट वन, अनलेस प्रूवन रॉन्ग। गलत प्रूव कर दिया रहेगा तो फिर बात अलग है, तो फिर तो रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। तो उतना ही बोलना चाहिए जो कॉन्क्रीट और सही और जो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हो। द प्रिंसिपल ऑफ कर्टेसी, कर्टेसन मैसेज implies the message should show sender's expression as well as should respect the receiver। कर्टेसी यानी आप उसको, सामने वाले को रिस्पेक्ट करने को ट्राई करते हो, और आपका खुद का भी एक्सप्रेशन यूज करते हो उसके अंदर बात करते वक्त। द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट, जुडिशियस यानी करेक्ट होना, पोलाइट होना, रिफ्लेक्टिव होना। रिफ्लेक्टिव होना यानी आप उनको भी ध्यान में रख के आपका मैसेज को बना रहे हो, मतलब अपना रिफ्लेक्शन, सॉरी उनका रिफ्लेक्शन को भी नजर डाल रहे हो, ऐसे। एंथुसियास्टिक, करेज, मतलब एनर्जेटिक, ऐसे। courteous message has the following features. Courtesy implies into consideration both viewpoints as well as feelings of the receiver of the message। रिसीवर को ध्यान में रखते हुए जो हम लिखते हैं या बोलते हैं, उसके फीलिंग्स या उसके व्यू पॉइंट्स को रख के।
courteous message is positive and focused at the audience. पॉजिटिव मैसेजेस रहेंगे, ऑडियंस पे फोकस्ड रहेंगे. क्यों ऑडियंस पे फोकस्ड रहेंगे? तो जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ऐसा. इट मेक्स यूज ऑफ टर्म्स शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ मैसेज. तो बात करते वक्त मैं कुछ भी बड़बड़ नहीं कर सकता उस केस में. हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, ताकि सामने वाले के फीलिंग्स को हर्ट ना हो. एट द सेम टाइम आई एम कन्वेइंग अ मैसेज विच इज वेरी क्लियर and ready to make them the or make them take the right decision. ऐसे it is not at all biased. Very interesting one. courteous मैसेज में आप बायस नहीं कर सकते हो कि भाई मैंने इनके साइड से बोला है, मैंने उनके साइड से बोला. इट इज इन जनरल, सार्वजनिक तरीके से. प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस. करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन implies that there is no grammatical errors in communication. करेक्ट कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग फीचर्स. करेक्टनेस है ना, हम लोग को पता है ऑलरेडी. ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट होना, इट शुड नॉट बी मिस्टेकन, वरना और इज्जत कम हो जाएगा और कचरा हो जाएगा. तो वो नहीं होना चाहिए. होता है ऐसे मिस्टेक, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स होंगे नहीं, ये मिस्टेक्स डेफिनेटली होंगे. तो ये इसको सॉल्व करने का आपको पता है सोल्यूशन क्या है. प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर ग्रामर. तो ऐसा नहीं है कि अभी इमीडिएट आपको करना है, बट करना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस. इट विल बी यूजफुल फॉर योर एंट्रेंसेस, उसके अलावा फॉर योर करियर और वेर एवर यू गो. नाउ द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम्ड. तो करेक्टनेस का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मैसेज टाइप करना, ग्रामेटिकली करेक्ट टाइप करना या बोलना. एग्जैक्ट मतलब जो रिलेवेंट है वो, इररिलेवेंट बड़बड़ नहीं. लेकिन और टाइमिंग, सही टाइमिंग पे सही चीजें बात करना. ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई भी जोक मारोगे, तो वो नहीं हो जाना चाहिए. हम लोग कभी किसी के क्या बोलते हैं उसको, फ्यूनरल पे जाके हम लोग जोक्स वगैरह नहीं करते, वहां पे भी डोंट लाफ. सो दैट इज हाउ टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ कम्युनिकेशन इज करेक्ट, इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल. कम्युनिकेशन करेक्ट रहेगा तो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा. करेक्ट मैसेज हैज ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस और द रीडर्स. तो करेक्ट मैसेज रहेगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छे से गिरेगा. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट. It checks for precision and accurateness of facts and figures used in the message. तो अब जो भी करेक्टनेस पे अब बात करते हैं, मतलब इसके अंदर फैक्ट्स और फिगर भी यूज करते हैं, तो वो भी प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. उसके अंदर भी आप कुछ भी फेंक नहीं सकते हो, जस्ट टू मेक समवन रियलाइज दैट यू आर सो पावरफुल एंड यू आर सो ब्राइट. तो उसके अंदर भी आपने ध्यान रखना है कि कुछ भी आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हो फॉर योर ओन पर्सनल बेनिफिट. इट मेक्स यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन द मैसेज. अप्रोप्रिएट और सही लैंग्वेज यूज करने को ट्राई करना है मैसेज में. अभी लैंग्वेज मतलब यहाँ पे हम लोग अगर इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश का हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे टोन का. सही बात करना और सही टोन में बात करना. ऐसे कंसिडरेशन फॉर रिसीवर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. कंसिडरेशन अप्लाइज स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ अदर्स. यानी ये समझ के चलने का कि सामने वाला एकदम डम है. ऐसा कि अगर मैं उसको ये बात बोलूँ और मैं उस जगह पे हूँ तो मुझे क्या समझ में आएगा. जब मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सामने वाले को समझ रहा है नहीं समझ रहा है कैसे मालूम पड़ेगा? मुझे भी उस जगह पे खड़े रह के समझना चाहिए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अंडरस्टूड? तो दैट इज कॉल्ड स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ अदर्स. ये आप लोग को इसके अंदर आता है, सेकेंड चैप्टर के अंदर इडियम्स और फ्रेजेस में था. इसका मीनिंग बताने को ट्राई करना पड़ेगा. या तो ये क्या मीन करता है उसके ऑप्शंस आएंगे, या तो मीनिंग दिया रहेगा, उसको करेक्ट फ्रेज क्या रहेगा, वो चार ऑप्शन में से चूज करना. स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ others. Effective communication must take the audience into consideration. Effective communication में क्या होता है? आप सामने वाले को ध्यान में रखते हुए चीजें करते हो. That is audience viewpoints, background, mindset, education level, etc. ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया. Make an attempt to envisage your audience and their requirements. Envisage your audience है ना, उसको समझने को ट्राई करना, उनके requirements को समझने ट्राई करना, उनके emotions को भी समझने ट्राई करना और उनके problems को. तो अगर वो कोई प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं तो वहां पे आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है उनके, इफ दे आर फेसिंग सम इमोशनल ट्रॉमा और सम प्रॉब्लम, उस टाइम पे कैसे कम्युनिकेट करना, ये बारीक बारीक चीज है. एंश्योर दैट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडियंस इज मेंटेन्ड एंड देयर इमोशंस आर नॉट एट हार्म.
ध्यान रखना है कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हो आप बात करते वक्त. दे शुड नॉट फील लाइक ह्यूमिलेटेड और डिसरिस्पेक्टेड. ओके, उनको उनका कचरा हो गया ऐसा नहीं लगना चाहिए. Modify your words in message to suit the audience needs while making your message complete. कभी कभी क्या होता है, हम लोग फटाफट बोलने के चक्कर में सामने वाले को कुछ मैसेज पास ऑन करना है, कुछ समझाना है, वो करने के चक्कर में बहुत सारे अनवांटेड वर्ड्स को भी यूज करने को ट्राई करते हैं. पर वो अपने मुंह से निकलने के पहले आपके दिमाग के अंदर वो क्लियर रहना चाहिए और आपने उसको मॉडिफाई करके फिर वो स्टेटमेंट आपसे बाहर निकलना चाहिए. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोग को 11th स्टैंडर्ड का, मुझे अगर याद नहीं आ रहा, सीबीएसई बोर्ड का, आई डोंट रिमेंबर द इंग्लिश टेक्स्ट बुक एज ऑफ नाउ, बट एक चैप्टर है जिसके अंदर उन लोग ने कम्युनिकेशन के बारे में बताया. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाउ इट यू नो इम्प्रूव्स यू एज अ पर्सन. उस बारे में इंग्लिश का एक चैप्टर है. तो दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कंसिडर द अपोजिट पर्सन और द रिसीवर. इंटरव्यू पहले के सिलेबस में नहीं था. सो एनीवे, लेट्स गो अहेड. तो अभी फीचर्स क्या है उसके वो देखते हैं हम लोग, जो कंसिडर करना चाहिए. एम्फोसाइज ऑन यू अप्रोच. एम्फोसाइज ऑन यू अप्रोच यानी हम लोग उनके जगह पे रख के खुद को समझने को ट्राई करना है. खुद का थॉट ऑफ लाइन जो है वो खुद को पहले समझने को ट्राई करना है कि क्या मेरे लिए वो कन्वीनियंट है, तो किसी और को कन्वीनियंट हो सकता है. कन्वीनियंट नहीं है खुद को, अगर वो बोलते हैं ना, वो कन्विक्शन नहीं आता मतलब सामने वाले को भी नहीं आएगा. एम्पथाइज विद ऑडियंस. एम्पथाइज यानी उनके भावनाओं की कदर करना. एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन द ऑडियंस. दिस विल स्टिमुलेट अ पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस. अभी जैसे आप बात करते हो तभी हम लोग, पता है आप लोग बहुत बार पर्सनल लेटर्स वगैरह लिखने को जब स्कूल में सिखा देते थे, तभी हम लोग पूछते थे, पहले हालचाल पूछते थे. दैट इज लाइक गेटिंग पर्सनलाइज्ड टुवर्ड्स द ऑडियंस. जैसे अभी पहले के जमाने में जो रॉक कॉन्सर्ट करने वाले लोग होते तो वो कुछ आते बड़बड़ नहीं करते थे, आते थे, गिटार बजाते थे, अपना गाना गाते तो भागते थे. नाउ पीपल ऑल्सो गेट देम इन्वॉल्व. दे नो व्हाट ऑडियंस वांट. ऐसे, तो दैट वन शुड लर्न. दिस विल स्टिमुलेट अ पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस. इससे क्या होगा, पॉजिटिव रिएक्शन आएगा. शो ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स योर ऑडियंस. एम्फसाइज ऑन व्हाट इज पॉसिबल रादर देन व्हाट इज इम्पॉसिबल. ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिव तरीके से उनको हायर लेवल का चीज दिखाने को ट्राई करना, कि आप जो बताने को ट्राई कर रहे हो इट विल इम्प्रूव देम. ओके, पर नेगेटिविटी एकदम ना के बराबर यूज करना. अगर आप यूज कर रहे हो तो एज अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आना चाहिए कि नेगेटिव के सामने पॉजिटिव कैसे और कितना पावरफुल है. बट यूजुअली ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव. ले स्ट्रेस ऑन पॉजिटिव वर्ड्स such as jovial, committed, thanks, warm, healthy, help, etc. तो पॉजिटिव वर्ड्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करना चाहिए उनके एग्जांपल से. जोवियल यानी इट इज लाइक जॉली. ओके, अपार्ट फ्रॉम द अबव प्रिंसिपल्स द फॉलोइंग गाइडलाइंस इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. उसके अलावा अलग गाइडलाइंस है वो ध्यान देते हैं. चूज राइट मीन्स एंड मोड. इंपॉर्टेंट वन. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. इस जमाने में आप पत्र लिख के सामने वाले को लेटर भेज नहीं सकते हो, कंपनी वाले को, कि मुझे ऑर्डर दे दो. पहुंचते पहुंचते एक हफ्ता लग जाएगा, तब तक ऑर्डर गायब हो जाएगा, लेट हो जाएगा. दैट शुड नॉट हैपन. क्या साहिल क्या बोल रहा है, समझा नहीं मैं. चलो एनीवे, दिस वुड डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स साइज, पॉलिसी, कॉस्ट इन्वॉल्व, अर्जेंसी, डिस्टेंस, रिसोर्सेज अवेलेबल, confidentiality, safety, security, necessity for official record of the communication, the recipient, and the resources available. Very important one. See how interesting this is. हाँ, सो बेसिकली अभी ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि लोग कम्युनिकेशन कौन सा टाइप का करेंगे. अगर एकदम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अभी समझो मेरा कैटरिंग का बिजनेस वगैरह, तो सब कुछ मेरा फोन पे ही चलेगा. मैं क्या ईमेल ईमेल में टाइम पास नहीं करते बैठूंगा, कॉल पे व्हाट्सएप पे चलेगा. ओके, कम्युनिकेशन जो भी रहेगा. या फिर अभी समझो मेरा कोई कॉर्पोरेट है ऑफिस, और मुझे कुछ कॉर्पोरेट रिलेटेड ही बातें करनी है, तो इट वुड बी थ्रू ईमेल. ऐसे, तो उसके अंदर कॉल पे रखने से अच्छा लोग ईमेल प्रीफर करते हैं. क्यों? बिकॉज इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन. जिससे हम लोग बिल्स वगैरह का बात करते हैं, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के एक रिकॉर्ड्स होते हैं, और हमेशा रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कल को सामने वाला पर्सन भी नेवर नो कितना एथिकल है कितना नहीं है, पलट भी जाएगा. तो सही मीन्स ऑफ या मोड्स कम्युनिकेशन के लिए चूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
आप जो इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हो, कल को ऐसा बोल देगा कोई कि चल तूने तो मेरे को फोन पे ऑर्डर दिया था, मुझे तो याद भी नहीं है, वही आप ऑन रिकॉर्ड रखते हो, सपोज देर इज अ व्हाट्सएप और देर इज अ ईमेल, तो वो टाइम पे यू कैन शो ना, ये देख भाई ऑर्डर दिया तूने, मेरा काम रेडी करके नहीं, तेरी वजह से मुझे इतना नुकसान हो गया, और व्हाट्सएवर इन दैट केस। अंडरस्टूड? सो वन हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट राइट मोड और मींस हैज टू बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। और ये हर एक के लिए काम कर रहा था, हर एक के लिए। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वो अमेजोन वालों का ऐसा पता नहीं ओरिजिनल न्यूज होता है कि फेक न्यूज होता है, किसी को तो आईफोन 11 ऐसा नकली मिला, तो एटलीस्ट बिल वगैरह है तो उस पर बेस्ड वो फाइल कर सकता है केस और व्हाट्सएवर। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी क्लियर, कौन सा यूज करना है। ओन योर मैसेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। पे अटेंशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट वी से। जो भी बोल रहे हैं ना, आप उसको डिसोन नहीं कर सकते हो कि मैंने ऐसे हालत में था इसलिए बोल दिया, मैं बिजी था इसलिए बोल दिया, यहाँ पे था इसलिए बोल दिया। वट एवर यू से, यू हैव टू स्पीक केयरफुली, एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग यू हैव टू बी वेरी रीजनेबल अबाउट इट। क्लियर एवरीवन? तो ओके, it is common to come across instances where sender chooses vague or general terms to denote the sender. When you state that many shareholders are unhappy with the proposed merger of the company, you may or may not be speaking the truth. अगर हम लोग जब ऐसा बात करते हैं, एग्जाम्पल दिया हम लोग ने कि हम लोग बात करते जब ऐसा बोलते हैं ना, बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे हैं जो खुश वुश नहीं है, कंपनी मर्ज हो रहा है किसी और कंपनी के साथ इसलिए। लेकिन आप सच भी हो सकते हो और सच नहीं भी हो सकते हो। कुछ लोग कंफर्टेबल होंगे, कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं भी होंगे। गेटिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस ओवर हियर? सो वी कैन नॉट स्पीक फॉर देम, एंड दैट इज लाइक इनकम्प्लीट ट्रूथ। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे को लगा नहीं था, मुझे सोचा नहीं था कि ऐसा था करके, ऐसे। क्लियर? अंडरस्टूड? तो यू हैव टू ओन योर स्टेटमेंट, वॉट एवर यू सेड वो एकदम एक्यूरेसी के साथ ही बोलना है, ओन करना है तो ही बोलना है, वरना नहीं। यप। Therefore, the officials of the company may not accept your statement at face value. मतलब आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो उस तरह से कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग। योर मैसेज में बी टेकन सीरियसली इफ यू आर विलिंग टू ओन इट। अगर आप एकदम शॉर्ट के बात करते हो तो आपके मैसेज को सीरियसली भी लिया जाएगा। सो यूज पर्सनल प्रोनाउंस टू लेंड क्रेडिबिलिटी टू योर मैसेजेस। आपके मैसेजेस करते वक्त पर्सनल प्रोनाउन यूज करो। ऐसा बोलो कि मुझे लगता है कि काफी लोग खुश नहीं है, मैं ये स्टेटमेंट दू, काफी लोग मर्जर से खुश नहीं है, इसमें क्या लगता है? मैं शाना बन के बोल रहा हूँ, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट कि काफी लोग को पसंद नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आइदर ऑफ द थिंग्स। बट व्हेन आई से कि मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग खुश नहीं है, मतलब आपने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है वो, तो एवरीवन विल एक्सेप्ट कि इसको ऐसा लगता है। सच हो नहीं हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एक पर्सनल प्रोनाउन जैसा यूज करने को ट्राई करना, ताकि आपके मैसेज का क्रेडिबिलिटी बढ़े, उसका वैल्यू बढ़े। लॉन्ग बिजनेस रिपोर्ट्स, कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस और लीगल प्रोविजंस आर एन एक्सेप्शन। ये सारी चीजें एक्सेप्शन है, मतलब इसके अंदर हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस वगैरह का कंसिडरेशन करते नहीं है। सिंस दे में बी ड्राफ्टेड यूजिंग पैसिव वर्ब्स एंड एम्प्लॉइंग अ फॉर्मल टोन। फॉर्मल टोन होता है, पैसिव वर्ब्स है ना, सार्वजनिक तरीके से वो एक्शन वर्ब्स यूज किए जाते हैं। ओके okay? वो किसी एक जनरल पर्सन को एसोसिएटेड नहीं होता, इट अप्लाइज टू एवरी पर्सन। जो रूल्स और रेगुलेशन वाले जो ड्राफ्ट या मैसेजेस होते हैं, या जो भी आप बोल सकते हो एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, और पेपर वर्क हो सकता है ऑफिशियल वाले। समझा? क्लियर? सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ओन योर मैसेजेस। आप जनरली जो बात करते हो, आपके मैसेजेस को आपने ओन करने का ताकत होना चाहिए। यू कैन नॉट से मुझे ऐसा लगा तो मैंने इसलिए बोल दिया, दैट शुड नेवर हैपन। नाउ, ऑफर कंप्लीट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। सही इंफॉर्मेशन देना और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देना, पूरा और रेलिवेंट। रेलिवेंट यानी टॉपिक रिलेटेड, ऐसे। मैसेज मस्ट ऑफर कंप्लीट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू बिकम इफेक्टिव।
ओके, आई एम सॉरी गाइस, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन चला गया था, जस्ट गिव मी अ मिनट. सो लेट्स गो अहेड. आई होप यू ऑल कैन हियर मी. For example, it is enough to say, not enough to just say, that the register will remain closed from 28th to 30th March. It does not become clear to the receiver which register we are talking about and why will it will be closed. अगर इस एग्जांपल देते हैं कि रजिस्टर ऐसा बोल दिया है कि 28 से लेकर 30 मार्च तक बंद रहेगा. कौन सा रजिस्टर, किस लिए बंद रहेगा, वो क्लैरिटी नहीं है. और मैसेज शुड बी मस्ट स्टेट क्लियरली दैट द रजिस्टर ऑफ द शेयर होल्डर्स will remain closed in order to determine the names of the shareholders entitled to receive the dividend. Dividend यानी profits. तो basically रजिस्टर बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शेयर होल्डर वाला रजिस्टर बंद हो रहा है. और क्यों बंद हो रहा है वो मेंशन करना, क्योंकि उसके अंदर नाम आने वाले जिनको डिविडेंड मिलने वाला है. तो एक ही मैसेज में इट हैज टू बी क्लियर rather than using different sentences. Obtain feedback. Feedback is the culmination of the communication process. Culmination यानी reciprocation. Reciprocation यानी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ फीडबैक दे रहे हो, तो मैंने जो बोला आपको समझा या नहीं समझा उसका क्लैरिटी मुझे आएगा. इट कंफर्म्स दैट रिसीवर हैज करेक्टली अंडरस्टूड आवर मैसेज. अच्छा, सिर्फ इतना नहीं है, इन लोग ने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया है यहाँ पे. फीडबैक का मतलब इन लोग ये बताने को ट्राई कर रहे हैं कि सामने वाले को हमारा मैसेज करेक्टली समझा, पर ऐसा नहीं है. सामने वाले को करेक्टली नहीं समझा वो भी फीडबैक से ही मालूम पड़ना चाहिए. जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ, तो आप लोग अगर बोलते हो रिपीट करो, तो मुझे एक समझ में आया ना कि आप लोग को समझा नहीं करके मेरा मैसेज. अगर आप नहीं बोलते हो रिपीट करो करके तो बात अलग है, देन आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू अंडरस्टूड. पर आपने अगर रिपीट बोला है, दैट मींस फीडबैक मुझे ये भी बताने को ट्राई करता है कि सामने वाले को मैसेज नहीं समझा. तो इन लोग ने सिर्फ इतना ही बोला कि सामने वाले को मैसेज समझा, वो फीडबैक से क्लियर होगा, बट नहीं समझा वो भी क्लियर होता है. We may get a feedback through an appropriate closing. The closing line of the business letter often invites such a response. When sending out a check, we often ask the receiver to acknowledge its receipt. Similarly, when we ask the other party to confirm the appointment is suitable to it, when we proposed an important business meeting. यहाँ पे इन लोग इनफॉर्मल फॉर्मल वाली चीजों का बात कर रहे हैं. तो अगर हमने किसी को चेक दिया तो हम लोग उसका रिसीप्ट मांगते हैं, यानी वो क्लोजर है कि मैंने उसको दे दिया, उसने मुझे रिसीप्ट दे दिया, वहां पे ट्रांजैक्शन एंड्स. अगर हमने कहीं पे किसी को कोई अपॉइंटमेंट के लिए बात की है और वो अपॉइंटमेंट कंफर्म हुआ, उसका फाइनल रिपोर्ट मतलब या फीडबैक आ गया कि हाँ चलो कंफर्म है, वहां पे वो कम्युनिकेशन एंड्स ऐसे. तो फीडबैक पूरा आना चाहिए सो दैट वी अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन इज एंडेड. अगर फीडबैक नहीं आया दैट मींस कम्युनिकेशन वाज अनक्लियर. तो अनक्लियर कम्युनिकेशन की वजह से इतना अनक्लियर अन बोलते हैं ना, अनअवॉइडेबल अनवांटेड लॉसेस हो सकते हैं just because of what? Unclear communication. It happens with lot of people at lot of families also. बहुत सारी बार घर में भी ऐसा होता है, वो या तो मैसेज को मिस इंटरप्रेट करना, या सामने से जवाब ना देना, या सामने से आपने कुछ बोला और जवाब ना मिलना. तो इट इज नॉट क्लियर whether that thing got passed on or not. जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला ये सामान लेके, आपने थैली लिया, पैसे लिए, आप चले गए, पर क्लियर नहीं है कि आप सामान लेने के लिए गए हो कि